लास्ट क्लास जो 2 रूल्स पढ़े थे हमने about the usage of noun. In what form are we going to use the noun in what type of sentence? तो ये रूल्स हम पढ़ रहे थे कुछ, रोल नंबर 1 और 2 हमने पढ़ लिया था। किसी को भी कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कर दीजिए। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। वॉइस इज लो, बच्चे वॉइस इज लो बिकॉज देयर आर अदर टीचर्स टेकिंग क्लासेस नियर बाय, तो मेरी वॉइस को लाइट ना कर जाए इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी थोड़ी ठीक आ रही है वॉइस? Let me know if any changes. Yes, so I will try to keep my voice at this level only. अगर आपको इश्यू हो रही है तो वॉल्यूम अपने तरफ से बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे टीचर्स को डिस्टर्बेंस ना हो during the classes. So rule number 1 and 2 we have finished. Let me know if we have studied the rule number 3 or not. Chat box में लिख के मुझे बता दीजिए rule number 3 हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। Have we discussed the rule number 3? Rule number 3 जो है यहाँ पर मेंशन, ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Okay, specifically maybe you don't remember. ठीक है, that is all right. So let me just briefly share the information. या किसी ने अगर क्लास मिस भी की हो लास्ट क्लास तो मैं उनके लिए भी शेयर कर दूं। रूल नंबर 1 says that कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते due to various reasons which were mentioned in the last class. If you want to know what we have studied in the last class और आपने अटेंड नहीं की है, please go through the YouTube link. ये वीडियो जो है लास्ट क्लास का आपका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, so you can go through with that. ठीक है, तब भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा क्लास में। Okay, I will explain it to you again. Nothing, it's not a big deal. तो पहला रूल ये कहता है कि कुछ नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि उसे सिंगुलर सब्जेक्ट लिया जाता है सेंटेंसेस में, ताकि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में यूज होता है, इज, एम, आर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब है, वॉज, वर, हैज, हैव, डिड, डू, इन सभी का जो सिंगुलर फॉर्म, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब उस टाइम जो वर्ब लगता है, ये सारे नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है कि आपका नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक्चुअल नेम उसका ऑक्सिलरी वर्ब है, यू कैन से इट लाइक अ टेक्निकल नेम, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ जो प्रोनाउन होते हैं, कुछ जो नाउन होते हैं उन्हें हम हमेशा एज प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, चाहे वो सुनने में हमें सिंगुलर लगे, ठीक है, चाहे किसी एक यूनिट के लिए भी वो अगर यूज हो रहे हैं तो उस टाइम भी हम उसे प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। These were the both the rules that we were discussed in the last class. Now rule number 3 says that there are few nouns that exist in plural form, you can say naturally, चाहे एग्जिस्ट कर रहे हो चाहे मैनमेड प्रोसीजर में एग्जिस्ट कर रहे हो, वो हमेशा ही एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे ट्राउजर्स या पैंट्स होते हैं, चाहे हम अगर अपने शूज ले लें, सॉक्स ले लें, ये सारी चीजें हमारी पेयरिंग में एग्जिस्ट करती है, यानी कि लेफ्ट राइट जो पैर है हमारे, दोनों पैरों के लिए आता है शूज हमारा। जो हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं या स्पेक्स होते हैं या सन ग्लासेस होते हैं, उन्हें प्लूरल फॉर्म में हमेशा इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों आईज के लिए वो यूज किए जाते हैं। हेडफोन्स हमारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों ईयर्स के लिए यूज होते हैं। तो जो नेचुरल चीजें हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं पेयरिंग में, वो इस रूल के अंडर आती है कि उन्हें हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लेंगे और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे उनके लिए। ना कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मिसल्स, मिसल्स आपकी एक लंग्स डिजीजेस हैं,
इसका नाम ही प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है. So the names that are given to some, the screen is still flickering again. Let me share the screen again. अगर फिर से प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे. ओके, अभी भी फ्लिकर कर रहा है. गिव मी 2 minutes. I'll share the screen with the other device. And please, if you have any doubt, just let me know in the chat box. Okay, or you can raise your hand. Okay. Okay, so this rule number 3 we were discussing, right? Rule number 3. So according to this rule, हमारा जो कुछ चीजें हैं जो हमेशा पहला रूल इस वजह से लागू होता है क्योंकि कुछ चीजें हमेशा पेयरिंग में पाई जाती हैं, तो उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में लेते हैं. सेकेंड, जैसा कि हमारा नेमिंग है, ठीक है, मिसल्स, ठीक है, ये हमारे डिजीज होते हैं. ठीक है, डिजीज का नाम ही लिखा गया है प्लूरल फॉर्म में, इट्स अ लंग डिजीज, तो उस वजह से यहाँ पर इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो कुछ डिजीज हैं जिनका नाम ही रखा गया है प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही लिया जाता है. गुड्स हो गए, एल्म्स हो गए, प्रेमिसेस हो गया, ठीक है, ये सारे जो वर्ड होते हैं, गुड्स आर व्हाट, गुड्स आर प्रोडक्ट्स, यू कैन से, वो भी गुड्स हो गए. ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, वो भी गुड्स हो गया. ठीक है, आप मार्केटिंग के नहीं है, आईटी स्टूडेंट्स हैं, तो आई एम गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें आप गुड्स में काउंट कर सकते हैं. उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप रॉ मटेरियल लेते हैं उन्हें आप गुड्स में काउंट कर सकते हैं. ठीक है, गुड्स मतलब कोई भी सामान जो आप यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म. ठीक है, इसी वजह से इन्हें प्लूरल में ही लिखा जाता है. एल्म्स का मतलब होता है कि जो सामान आप किसी को डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी को पैसे दे रहे हैं किसी गरीब की हेल्प करने के लिए, या फिर किसी को कपड़े दे रहे हैं, या किसी को फूड दे रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए, तो वो सारी चीजें आपके एल्म्स में काउंट होती हैं. अगेन दे एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, दैट इज व्हाई दे आर, you can say they are always in the plural form with plural verb in the sentence. Premises का मतलब होता है जो हमारा, you can say, एक पर्टिकुलर एरिया जो कोई ओन करता है. ठीक है, जहाँ पर कुछ बना हुआ है, जैसे हमारा कॉलेज का प्रेमिसेस का मतलब हुआ कि हमारा कॉलेज कितने दूर तक फैला हुआ है, वो सारा एरिया हमारा हमारे कॉलेज के नाम पे है, वो सारा एरिया एक तरह से कॉलेज का है, इसीलिए उसे प्रेमिसेस कहा जाता है. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स आपके प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. इफ देयर इज एनी डाउट देन जस्ट लेट मी नो. सीधा सीधा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वेयर आर माई ट्राउजर्स. So trousers always exist in pairing. So that is why when you are using helping verb in any sentence or question that you are forming, would contain a helping verb in plural form. Are use हुआ है, past tense में were use होगा. ठीक है, have use होगा. ठीक है, had तो मेरे ख्याल से सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, so it doesn't make a difference. बट बाकी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनके हिसाब से आप प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे. रूल नंबर 4 सेज, अगर किसी भी रूल में किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स. ठीक है, यहाँ चैट बॉक्स में आप तुरंत मुझे मैसेज कर देंगे कि मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है. रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 सेज दैट इफ यू आर मेजरिंग समथिंग, बेसिकली ये सारी चीजें ये जो यहाँ पर इंडिकेटेड हैं, ये सारी चीजें रेफर करती हैं जब आप कुछ मेजर कर रहे हो. तो जब आप कुछ मेजर करते हैं, जैसे कि आपका फुट हो गया, तो अगर मैं कहूँ कि 5 फुट मेरी हाइट है, तो मैं 5 फुट की हो जाऊं, चाहे मैं 10 फुट की हो जाऊं, तो फुट मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फुट ही रहेगा. इन सिमिलर केस, इफ आई हैव 100 rupee note,
तो उसके लिए मुझे 100 लिख सकती हूँ, 100 लिख सकती हूँ, दोनों सेम है। 200 रुपीज नोट है तो 200 लिखूं, ठीक है। तो वहां पर मुझे 200 लगाने की जरूरत नहीं है ना, इफ इट कंटेन्स 2 नंबर, ठीक है। 200 मतलब इट इज अ डिजिट, ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव। तो उसको जब आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें मेजरिंग यूनिट आपका 100 है, तो यू डोंट हैव टू वहां पर 100 की जगह 100 लगाने की जरूरत नहीं है। इवन इफ आई हैव 500 रुपीज नोट, कल को अगर 700 800 का नोट आ जाए तो वो भी 800 ही रहेगा, 800 नहीं रहेगा। तो सेम केस यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल दीज मेजरिंग यूनिट। बेसिकली जब आप मेजर कर रहे हैं, रिमेंबर ऑलवेज, हर जगह आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में चेंज करने का हो सकता है कि कहीं कहीं आपको चेंज करना पड़े। कहाँ नहीं चेंज करना है, जहां पर आप कुछ मेजर कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ कुछ बता रहे हैं, नंबर ऑफ कुछ बता रहे हैं, उस केस में आपको मेजर करने की जब सिचुएशन आएगी, वहां पर आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं। SES लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो एग्जाम्पल गिवन है, इट इज अ 4 years degree कोर्स जो है, that is incorrect because you are mentioning the amount of time that is being taken for you to complete this particular course। ये एक particular course जो है जिसका डिग्री आपको इस particular इतने particular number of years के बाद complete करने में मिलेगा। तो वो कितने year है? 4 year। It is a 4 year degree course। It is amount of years or amount of time that you are going to dedicate to complete this particular course। So if there is any doubt, again I'm telling you, write it in the chat box। Rule number 5 is आपका जो कलेक्टिव नाउन होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है आपका, if you remember the last class, I have mentioned that collective noun means that if you are mentioning a group, एक ग्रुप को आप कलेक्टिवली जब आप रेफर करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इफ यू आर रेफरिंग टू पर्टिकुलर टीम, एक टीम जो हो गया, ग्रुप हो गया, कमिटी हो गया, ये सारी चीज आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ऑल द कलेक्टिव नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, वो प्लूरल या सिंगुलर दोनों ही सिचुएशन में यूज हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपका कलेक्टिव नाउन कब प्लूरल है, कब सिंगुलर है? So let me give you some examples। If you the basic foundation is that if you have the collective noun, ठीक है, उसमें जितने members हैं, ठीक है, all the members in your collective noun are you can say doing something for a single motive। ठीक है, आप एक सिंगल मोटिव के लिए जब पूरा एक जो कमिटी है वो पूरा डिसीजन लेता है, ठीक है, हो सकता है कि there are two cases। See, if a committee is deciding on a particular solving a particular problem, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? मान लीजिए आपकी कमिटी में 12 मेंबर्स हैं, 12 में से 10 मेंबर अगर कहते हैं कि इस सोल्यूशन के लिए हमें ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें ऑप्शन ए चूज करना चाहिए। बाकी के दो जो मेंबर हैं, 2 रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द कमिटी चूज द अदर ऑप्शन, ठीक है, मान लीजिए 2 ही ऑप्शन था तो बी ऑप्शन उन्होंने चूज किया, बट स्टिल मेजॉरिटी वोट ऑप्शन ए को जा रहा है। इस वजह से कमिटी का जो डिसीजन होगा that will be that we will move forward with the option A to solve this particular problem। यहाँ पर आपकी जो कमिटी है, the committee has decided to choose the option A to solve the problem। तो यहाँ पर has यूज हो रहा है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, because your committee has come up with you can say with the majority of vote is supported for a particular option and therefore जो डिसीजन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डिसाइड करने में आपको, ठीक है, डिसीजन बहुत क्लियर कट हुआ। अगर 10 लोग 12 में से 10 लोग एक
ऑप्शन के लिए वोट कर रहे हैं तो कोई डाउट नहीं है, बाकी जो 2 जन हैं उनको जो भी क्लियर आउट होगा, जो भी डाउट होगा वो बाकी बाद में वो क्लियर अप कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी वोट के कारण डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी वोट बहुत सारे हैं। 10 लोग एक साथ आपको एक ही ऑप्शन के लिए वोट कर रहे हैं, तो आपके जो डिसीजन है उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो आपका सिंगुलर ट्रीट करेंगे आप उसे। जो आपका कमिटी है, गिव मी अ मोमेंट, आपका जो कमिटी है, ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन है, इफ इट इज मेंशनिंग, ठीक है, मान लीजिए जो 12 मेंबर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस ऑप्शन को चूज किया जाए। मान लीजिए कि 3 मेंबर जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए के थ्रू हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 4 मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम ऑप्शन बी को चूज करके अपना जो प्रॉब्लम है उसे सही उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। बाकी के जो 5 मेंबर हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। तो इन दैट केस आपकी जो कमिटी है दैट हैज बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन की वजह से वो आपस में डिवाइड हो गए हैं, एंड इन दैट केस आपका जो कमिटी होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। आप लोग कैमरा ऑफ करके सब कोई बैठा हुआ है, ठीक है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है, क्लास सिर्फ अटेंड करने के लिए नहीं होती है, मुझे पता भी चलना चाहिए दैट यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। सो एज आई वाज टेलिंग कि आपको पता चल गया कि कलेक्टिव नाउन जो है उसको आप सिंगुलर कब लेंगे और उसको आप प्लूरल कब लेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल में है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर किसी को डाउट है तो लेट मी टेल यू, ज्यूरी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा जज किसी एक पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ज्यूरी जो होता है, ज्यूरी आपका जो डिसीजन लेता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर जब मेजॉरिटी वोट आपके एक ये चीज तय कर दें कि जो जिस पे केस चल रहा है, ठीक है, द पर्सन who is the main you can say the guilty party in the situation, ठीक है। तो वो गिल्टी है या नहीं, वो गुनहगार है या नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि ज्यूरी के जितने मेंबर हैं वो मेजर या मेजॉरिटी वोट आपके फेवर में हो। अगर आपको गिल्टी प्रूव करना है या आपको इनोसेंट प्रूव करना है तो आपके फेवर में मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूरी मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मेजॉरिटी आपके फेवर में है देन इट इज नो डाउट कि आप डिसीजन आपको जो चाहिए था वो आपके फेवर में आ गया। अब उसी केस में मान लीजिए कि जो ज्यूरी है उसमें से कुछ लोग मेजॉरिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 12 जनों की ज्यूरी की टीम है, कमिटी है, तो 6 जन जो हैं, 6 मेंबर जो हैं वो कह रहे हैं कि पास जो सामने वाली जो पर्सन है जिसपे केस चल रहा है वो गिल्टी है, वो गुनहगार है, और 6 पर्सन कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है, वो उसने गुनाह नहीं किया है, ठीक है, ही इज नॉट गिल्टी। तो इस केस में क्या होता है, आप मेजॉरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ज्यूरी जो है वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है, ठीक है। हो सकता है कि जो कमेटी वाला सिचुएशन था कि 3 या 4 जन कह रहे हैं कि गिल्टी है, 3-4 जन कह रहे हैं कि गिल्टी नहीं है, और बाकी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपके ज्यूरी जो है दैट आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट टेंस में वर, ठीक है। तो उसी केस में आपको समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको वहां पर, जब सिचुएशन पता रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के लिए यूज करना है और कहाँ प्लूरल की तरह यूज करना है। आई होप एवरीवन इज क्लियर टू दिस। रूल नंबर 6 सेज, ऐसा जैसा कि मैंने आपको रूल नंबर 1 और 2 में 1 में बताया था कि कुछ नाउन होते हैं उन्हें सिंगुलर इसीलिए रखा जाता है हमेशा क्योंकि प्लूरल फॉर्म में उनका कुछ और मीनिंग रहता है, ठीक है। तो एडवाइस जो है, जब आप
सिंगुलर फॉर्म में यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब काउंसिल होता है। काउंसिल का मतलब क्या, कि मैं आपको कुछ राय दे रही हूँ, कुछ अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि शायद अगर तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर ये सिचुएशन में तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि आपका एडवाइस जब रहेगा तब मैं आपको राय दे रही हूँ कुछ। जब एडवाइसेस कह देंगे इसका मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और कहता है कि मैम मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं BSc IT लूँ या BCA लूँ, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम एडवाइस आई गिव हिम एडवाइसेस। दैट मीन्स आई एम गिविंग हिम इंफॉर्मेशन कि अगर आप BSc IT पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें पढ़ने मिलेंगी और ये सारी चीजें आपके एडवांटेज रहेंगी करियर के लिए। अगर आप BCA पढ़ते हैं तो BCA में आपको ये सिलेबस है, ये सारी चीजें पढ़नी है और ये सारे एडवांटेज हैं जो आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। एंड आई लेट हिम और हर डिसाइड कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कोर्स वो चूज करना चाहते हैं। तो दैट इज इंफॉर्मेशन, जो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ एडवाइस होता है। एडवाइसेस मतलब इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पर दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, एयर। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एयर बोलूं दैट मीन्स आसपास की हवा, ठीक है। एयर्स का मतलब होता है प्राउड। एयर का मतलब जैसे अगर आपने वो हिंदी कहावत सुनी होगी कि अरे इसे वहां की हवा लग गई है, इसका मतलब क्या कि he or she has become somewhat rude or distant from that particular area, ठीक है। जहां पर वो रह रहा है अभी, वहां पर वो लोगों को खुद से नीचे देखता है या खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू यूज दीज idioms, ठीक है। ये जो ईडियम है आप तभी यूज करते हैं। तो वैसे ही जो एयर, जो आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ एयर होगा, दैट शोज दैट ही और शी हैज, वो घमंडी उसका मतलब हो जाता है। द मीनिंग चेंजेस व्हेन यू आर पुटिंग इट इनटू अ प्लूरल फॉर्म। अनदर एग्जांपल, अथॉरिटी। मान लीजिए कि अगर मुझे लीव लेना है, ठीक है, तो मुझे सिग्नेचर एक पर्टिकुलर पर्सन के कराने होंगे लीव एप्लीकेशन में। तो जिस पर्सन से मैं पर्टिकुलर वो साइन कराऊंगी, ठीक है, उसे वो पावर दी गई है, ठीक है, कि वो मेरा लीव सैंक्शन कर सकता है या कर सकती है, वो मेरा लीव जो है अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो पावर, ठीक है, जो पावर उन्हें मेरा लीव अलाउ करने के लिए परमिशन देते हैं, उन पावर को मैं अथॉरिटी बोलूंगी। और उन पर्सन को जो अलाउ करेंगे मेरा लीव या जो सैंक्शन करेंगे मेरा लीव, उन्हें मैं अथॉरिटीज बोलूंगी। तो अगर मैं प्लूरल फॉर्म ऑफ अथॉरिटीज यूज करती हूँ, इसका मतलब कि मैं उन लोगों को रेफर कर रही हूँ जिन लोगों के पास पावर है, और उस पर्टिकुलर पावर को जब मैं रेफर करूंगी तो मैं अथॉरिटी बोलूंगी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नहीं समझ में आएगा देन एक बात याद रखिएगा, ये भले मैं आपको PDF भेज दूंगी, लेकिन जिस दिन मैं PDF भेजूंगी, मुझे अगले अल्टरनेट, यानी कि अगर मैं मंडे को ट्यूसडे को भेज रही हूँ, TTS में आपकी जो क्लासेस होती हैं, तो ट्यूसडे को अगर मैं भेजूंगी तो थर्सडे को मुझे वो आपके असाइनमेंट्स चाहिए होंगे। इस ये जो भी आपका रूल्स हैं, इसके एंड में आपकी एक एक्सरसाइज गिवन है जिसको आपको सॉल्व करके 1 डे के अंदर मुझे देना होगा। 1 डे के इंटरवल पे मुझे देना होगा, नेक्स्ट क्लास दिखाना होगा कि आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। Rule number 7, it's not basically a rule, it is just a kind of warning एक तरह से, कि इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट बहुत सारे करते हैं, कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं। जस्ट बिकॉज लेक्चरशिप एग्जिस्ट दैट डजंट मीन कि लेक्चररशिप एग्जिस्ट करता है। लेक्चरशिप इज द एक्चुअल वर्ड जिसका एक एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होता है। लेक्चररशिप इज नॉट अ वर्ड दैट इज एग्जिस्टिंग। So try to avoid these kind of words. जो भी आपके वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पता रखने से आपका वोकैबुलरी अगर आपको पता है सारा कुछ का, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अपने से कोई भी वर्ड बना के नहीं लिखना है।
रूल नंबर 8 कहता है कि जो आपका प्रोनाउन यूज होता है किसी भी नाउन के लिए सेंटेंस में, उस प्रोनाउन को, ठीक है, उस प्रोनाउन को मैं उसी अकॉर्डिंग लगाऊंगी जिस अकॉर्डिंग मेरा नाउन है। जैसे कि अगर मेरा नाउन जो है वो मेल है, तो मुझे मेल के लिए जो प्रोनाउन यूज करना है मैं वही पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज करूंगी। अंडरस्टूड? अगर मेरा जो नाउन है वो एनिमल है, ठीक है, तो मैं एनिमल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वही यूज करूंगी। अगर मेरा नाउन सिंगुलर है, एक ही है, तो उस सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है मैं वही प्रोनाउन यूज करूंगी। अगर मेरा नाउन जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है अकॉर्डिंगली मैं वही प्रोनाउन यूज करूंगी। So this is what the actual you can say the usage of your rule number 8. एंटीसीडेंट का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो भी वर्ड आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं आपके सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाउन है और उसके लिए मैं एक प्रोनाउन लगा रही हूँ, तो ये जो नाउन है ये इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा। अगर एक एडजेक्टिव है जिसको मैं एक नाउन या प्रोनाउन के लिए लगा रही हूँ, तो ये नाउन या प्रोनाउन जो है ये इस एडजेक्टिव के एंटीसीडेंट होंगे। तो बेसिकली जो पार्ट इंटर रिलेटेड रहता है वो एक दूसरे के, आप समझ कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट होते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहला तो यहाँ पर एवरी यूज हुआ है, तो एवरी आपका जो वर्ड यूज होता है, एवरी या फिर ईच कहीं भी अगर यूज होता है तो वो उस सिचुएशन में यूज होता है जहां पर, मान लीजिए कि अगर मेरे पास क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, पांचों बच्चों को मुझे बोलना है कि तुम भी असाइनमेंट लेके आना, तुम भी असाइनमेंट लेके आना, तुम भी असाइनमेंट लेके आना। अब मैं 5 बार ये सेंटेंस एक एक को बोलूं, उससे अच्छा मैं क्या बोलूंगी कि तुम पांचों असाइनमेंट लेके आना। अब मान लीजिए 5 की जगह 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं 50 बच्चों को बोलने की जगह मैं क्या करूंगी, एवरी स्टूडेंट हैज टू ब्रिंग देयर असाइनमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सेम लाइन, सेम इंस्ट्रक्शन हर एक स्टूडेंट को भेजना था, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, पूरे बैच के स्टूडेंट को भेजना है इंस्ट्रक्शन। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जब मुझे हर एक बच्चे को भेजना है, हर एक स्टूडेंट को भेजना है, तो एक एक को कहने की बजाय मैंने एवरी लगा दिया, जिसका मतलब ही यही हुआ कि एवरी में जो भी ग्रुप, जो भी कलेक्टिव नाउन या जो भी कॉमन नाउन मैं यूज कर रही हूँ, वो उन सभी के लिए कलेक्टिवली ये इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली उनको गिवन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बीएससी आईटी फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसे ये काम करना है, ठीक है, तो आपको करना होगा या उन्हें करना होगा? आपको करना होगा या उन्हें करना होगा? जिस क्लास को बोला है उसी की करना होगा, राइट। मैंने पर्टिकुलर्स मेंशन कर दिए वहां पर कि इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये सारा काम करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं एक एक करके सबका नाम लेती हूँ, ठीक है, जैसे समीर हो गया, प्रशांत हो गया, यश हो गया, एक एक करके मैं सबको बोलूंगी। इससे अच्छा मैं बोलूंगी कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज टू ब्रिंग दैट देयर असाइनमेंट ऑन दी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समीर को भी लेके आना है, प्रशांत को भी लेके आना है, यश को भी लेके आना है, और जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, राजेश, जितने भी स्टूडेंट है सभी को लेके आना है। और हो सकता है कि जो स्टूडेंट एब्सेंट भी हैं उन्हें भी लेके आना है असाइनमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उन्हें ही लेके आना है। ये आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने 445 में हो, 444 में हो, जितने भी स्टूडेंट है सभी को ये बात बोली गई है कि आपको ये असाइनमेंट लेके आना है। तो एवरी वर्ड इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। अगर नहीं समझ में आया है, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो एवरी के साथ जब भी कोई नाउन लगता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लगता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एवरी किड। तो किड यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में लगा है, तो हर एक नाउन जो आपका लगेगा एवरी के आगे वो इसी फॉर्मेट में लगेगा। हिज यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है बिकॉज
अकॉर्डिंग टू द ओल्डर रूल्स, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही एंशियंट रूल हैं ये सारे। पुराने जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब आपको जेंडर नहीं पता होता था, व्हेन यू डोंट नो, किड क्योंकि आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल, अगर आपको जेंडर नहीं पता था तो आप मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते थे, यानी कि ही, हिज, हिम यूज करते थे। बट ड्यू टू द इवेल्युएशन इन द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में जो इवोल्यूशन हुआ, इवेल्युएशन हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, देर आर फ्यू चेंजेस रिलेटेड टू द जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन से, जो हमारा लैंग्वेज में जेंडर स्पेसिफिकेशन होता था वो सारे थोड़े न्यूट्रल हो गए, यानी कि ना फेल ना मेल ना फीमेल, ठीक है, ना मेल ना फीमेल, जहां पर हमारी जेंडर न्यूट्रलिटी आ सके उस टाइप के वर्ड्स हम लोग यूज करने लगे हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, आपको जो जहां पर नहीं पता है उसका, किसी भी पर्सन का आपको अगर नहीं पता है जेंडर, ठीक है, अगर मैंने चाइल्ड लिखा है तो अगर मुझे नहीं पता है कि चाइल्ड फीमेल है या मेल है, तो मैं अ, उसके लिए दे, देम, देयर्स वाले प्रोनाउन यूज करूंगी, ठीक है। अगर कोई बेसिकली अडल्ट अगर है कोई, अगर कोई मेल है फीमेल है, आपको नहीं पता है कि आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, आप उस पर्सन के बारे में पता कर रहे हो, तो यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, और यू विल बी फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन विद द प्रोनाउंस देम, देयर और दे, ठीक है। जो प्लूरल वाले हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो प्रोनाउंस हम यूज करेंगे जेंडर न्यूट्रलिटी लगाने के लिए, यानी कि ना आप मेल को फेवर कर रहे हैं ना ही आप फीमेल को फेवर कर रहे हैं, आप इक्वालिटी का वहां पर एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसीलिए न्यूट्रल रहना है आपको, ना फीमेल की तरफ ना मेल की तरफ। तो आप वहां पर प्लूरल वाले, प्लूरल सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, ये जो सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा, ईच किड मस्ट ब्रिंग देयर लगेज, ओके। ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग ऑल, ठीक है, ऑल का मतलब होता है सभी एक साथ मिलाकर, ठीक है। एवरी का मतलब क्या था, एक साथ। जो सेंटेंस मुझे सबको एक एक करके बोलना था वो मैंने एक साथ बोल दिया। ऑल का मतलब होता है कि मैं एक साथ सबको बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक साथ सबको बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि सबको इंडिविजुअली भी बोलना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुझे एक एक इंडिविजुअल को बोलना है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सबको इंक्लूड करके बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे जाएगा कि all students are informed that on 14th January your classes are suspended, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऑल स्टूडेंट के लिए जा रहा है, तो ये किसी पर्टिकुलर बैच के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपका 14 जनवरी के क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगे, ठीक है। तो उस चीज, उस पर्पस के लिए आपका ऑल जो है वो यूज होता है। तो ऑल के साथ जब भी नाउन लगेगा वो हमेशा प्लूरल में लगेगा, ठीक है। कॉमन नाउन लगे चाहे कलेक्टिव नाउन लगे, वो प्लूरल में लगेगा। ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क, अगेन यहाँ पर प्लूरल ऑलरेडी है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। रूल नंबर 8 में जितनी भी बातें बताई, ठीक है, रूल रूल सिर्फ इतना है कि आपको जहाँ पर जिस टाइप का नाउन यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब आपको प्रोनाउन यूज करना है। एवरी क्यों यूज होता है ये भी बता दिया, हिज क्यों यहाँ पर लगा है और आपको हिज क्यों नहीं यूज करना है व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, ये भी बता दिया, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर बिकॉज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो आपका है, यहाँ पर वही चीजें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी और ईच, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं बिकॉज यू आर रेफरिंग टू सम
the pronouns of the muscular or feminine gender is used according to the context, यानी कि just जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, ठीक है, एवरीबडी अगर नहीं है, एवरी गर्ल है, तो वहां पर आपको वहां पर आप फेमिनाइन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं। एवरी बॉय है या एवरी मैन है, तो वहां पर आप ही यूज कर सकते हैं, हिज यूज कर सकते हैं, हिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, I shall be happy to help each of the girls in this practice. The each of the girls वाला जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में गर्ल्स आएगा क्योंकि each of the girls, ठीक है, गर्ल्स जितनी है उसमें से each एक एक करके सारी को वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पर each of the girls लिखा है। each girl होता, ठीक है, अगर ऑफ द वाला फॉर्मेट नहीं होता, अगर ऑफ द हटा देंगे तो each गर्ल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ईच ऑफ द गर्ल्स यानी कि जितनी भी वहां पर गर्ल्स प्रेजेंट है उनमें से वो सबको एक एक करके सिखाएगा। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ एज यू नोटिस यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है कि अगर आपका जेंडर नहीं स्पेसिफाई किया गया है, मेल फीमेल स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो आप मस्कुलाइन जेंडर यूज करेंगे, विच इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल। ये पुराने रूल के हिसाब से है। आई माइट एड अगेन, ये जो रूल है ये बहुत पुराना है, जो 10-20 साल पहले से जो रूल आ रहा है वो चेंज हो गया है। व्हेन यू आर नॉट मेंशनिंग मेल और फीमेल देन यू यूज द प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस। जो भी प्रोनाउंस आप लगाएंगे, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा जेंडर आपको यूज करना है सेंटेंस में, किस पर्सन के लिए, किस जेंडर स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपको यूज करना है प्रोनाउन, तो आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। व्हाई दीज चेंजेस, लेट मी एक्सप्लेन ऑल्सो। मान लीजिए आपका जो एक पोजीशन हुआ करता था चेयरमैन, ठीक है, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन हो गया या किसी कंपनी का चेयरमैन हो गया, तो वो चेयरमैन वाला जो पोजीशन था, चेयरमैन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उस उतने बड़े पोजीशन पे इट वाज इम्पॉसिबल फॉर एनी फीमेल टू बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड, ठीक है, उन्हें क्वालिफाई कंसिडर ही नहीं किया जाता था कभी, उन्हें सोचा ही नहीं जाता था कि दे कैन बी इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो हर जगह वहां पर उस इतने बड़े पोजीशन पे हमेशा मेल पर्सन ही बैठता था, ठीक है, मेल पर्सन को ही वो पोजीशन दी जाती थी, दैट इज वाई वहां पर चेयर मैन लिखा जाता था। बट in the last few years or decade, I might add, in the last few decades, a lot of female members are achieving that position, ठीक है, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो उस पोजीशन को अचीव कर रही है। सो नाउ इट हैज बीन चेंज टू अ जेंडर स्पेसिफिक और जेंडर न्यूट्रल वर्ड, दैट इज चेयर पर्सन। अभी आप चेयरमैन तभी बोल सकते हैं जब वहां पर कोई मेल मेंबर प्रेजेंट है। इट इज यूज्ड, ऐसा नहीं है कि यूज करना बैन कर दिया गया है, बट इट इज ओनली यूज व्हेन द चेयर पर्सन जो वहां पर उस पोजीशन पे है, चेयर पर्सन की पोजीशन पे है, तब वो मेंबर जो है वो अगर मेल है तो उस केस में आप चेयरमैन यूज कर सकते हैं। बट इफ अ फीमेल इज देयर प्रेजेंट देयर, ठीक है, तो आप चेयर वुमेन नहीं चेयर पर्सन यूज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वहां पर मेल फीमेल का कंट्रोवर्सी होगा, जो सामने वाला पर्सन है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसे जेंडर न्यूट्रलिटी से रिलेटेड कोई चीज नहीं पसंद है, सॉरी जेंडर स्पेसिफिक कोई चीजें नहीं पसंद है, मस्कुलाइन स्पेसिफिक कोई चीजें नहीं पसंद है, तो अगर आपको कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है तो ट्राई टू गो फॉर द वर्ड्स दैट आर जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड्स होंगे वहां पर आपको चेयर पर्सन हो गया, ठीक है, ऑल्सो होम मेकर हो गया, ठीक है, पहले हाउसवाइफ हुआ करता था बिकॉज ओनली द वाइफ्स यूज्ड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ देयर husbands and their children, but right now there are some cases, families where the wife is the main earning person and the husband sometimes
are at their home taking care of their wives and their children. So in that case also यहाँ पर general neutrality रखने के लिए home maker का नाम दे दिया गया उस position को. Understood? I hope you have all understood. अगर कोई भी doubt होता है then just let me know by your chat or raise your hand. Rule number 10 says कि अगर one जो है, ठीक है, पहले मैं ये बता दूं कि one जो है one, ठीक है, वो प्रोनाउन की तरह यूज किया जा सकता है. इट इज पॉसिबल. ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि अगर उसे प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं या नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो वो गलत है. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज दैट. ठीक है, एवरी वन वाला जो वन होता है उसे एवरी वन हटा के आप वन भी यूज कर सकते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म यू कैन से. ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वन यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो आप पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे इस प्रोनाउन के लिए, तो उस केस में आप वन, हिज, हर, देयर्स नहीं लगाएंगे, आप वंस यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मेंशन है वन मस्ट फिनिश हिज लंच ऑन टाइम और इन टाइम इज इनकरेक्ट. वन मस्ट फिनिश वंस लंच इन टाइम और ऑन टाइम is correct. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं रह गया इसलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी. आई एम गिविंग यू 2 minutes. इफ देर इज एनी वन हु इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है, रूल नंबर 3 से 10 तक जितने भी रूल मैंने पढ़ाए, इवन रूल नंबर 1 and 2, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो. टिल द टाइम आई विल टेक द अटेंडेंस. ठीक है, उस टाइम तक मैं आपका अटेंडेंस लेती हूँ. देयर आर नॉट more a lot student, so attendance तो जल्दी हो जाएगा. So you don't have much time. If you are having any doubts, then let me know through the chat box. एयर्स का अगर मैं सेंटेंस बना के दूं आपको, तो एयर्स का सेंटेंस बनेगा कि he has been visiting US for last few years from the company. ठीक है, and he has an air about him. ठीक है, he has an air about him, airs about him, sorry, he has an air about him or around him. ठीक है, दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे करेगा. इसका मतलब यही हुआ कि वो बहुत सालों से कंपनी की तरफ से जा रहा है यूएस और उसे इस बात का हो गया है घमंड. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ही हैज एयर्स अराउंड हिम और अबाउट हिम. बच्चे यू डोंट हैव टू टेक नोट्स. ठीक है, आपको नोट्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ठीक है, जब ये नाउन्स पूरे समझाना मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है, उस दिन मैं आपको वो ये पीडीएफ या ये जो वर्ड फाइल है ये मैं सेंड करूंगी. आपको एक दिन पूरा मिलेगा. ठीक है, इसका रीडिंग करने के लिए. नेक्स्ट डे हमारा डाउट क्लास रहेगा, उसमें जितने भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. और उसी दिन, ठीक है, आप एक्सरसाइज में भी अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछेंगे. और उसके अगले दिन वाली जो क्लास है, ठीक है, यानी कि अगर मैं ट्यूसडे को आपको देती हूँ ये फाइल, तो थर्सडे को हमारा डाउट क्लास होगा और सैटरडे को मुझे आपके सारे आंसर्स चाहिए एक्सरसाइज के. ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा. जो भी डाउट्स है सारे क्लियर किए जाएंगे. एंड 1 hour की क्लास इज इनफ, या 90 मिनट्स की भी क्लास, 60 मिनट्स की जो क्लास है हमारी 50 मिनट्स की, वो भी बहुत इनफ है सारे डाउट्स क्लियर करने की. ठीक है, एनी मोर डाउट? और किसी को कोई डाउट है? Okay, if there is no doubt, then that's all for today's class, and see you in the next class. Okay.